शुरुआत एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों, जैसे हमने कहा था कि इसी महीने 30 तारीख के पहले हम फंडिंग का सब काम पूरा कर देंगे, हम फंडिंग की सब प्रक्रिया कंप्लीट कर देंगे। तो हमने ये काम कर दिया है और अब हम इस फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमैटिकली शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि हम ये जो फंडिंग कर रहे हैं ये बहुत अच्छी खासी फंडिंग है और इस फंडिंग के सामने जो लाग रही है बहुत बहुत छोटी सी चीज है। बेसिकली ये फंडिंग जो हम ले रहे हैं, जो हमें प्राप्त हुई है, ये फंडिंग हमारे बिजनेस के लिए है, ये फंडिंग हमारे सभी एमकॉल के प्रोजेक्ट्स के लिए है, ये फंडिंग हमारे सभी एमसीएनजी के प्रोजेक्ट्स के लिए है। ये फंडिंग इसलिए है कि हम अपने परिवार के हर मेंबर के लेवल पे, हर उद्योजक के लेवल पे बिजनेसेस का निर्माण करें। और ये जो फंडिंग है ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म डेट है, यानी कर्जा है जो बहुत लॉन्ग टर्म है और जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है वैसे, लेकिन हमें उसे चुकाना है। हमें सबको मेहनत करके, बिजनेस करके, पैसा कमा के इसको चुकाना है। और दोस्तों, अभी इन्वेस्टर के सामने से अगर ये फंडिंग की शुरुआत हुई तो अभी इन्वेस्टर रुकेंगे नहीं। एक बार इस फंडिंग की शुरुआत होने के बाद उनकी मीटर की शुरुआत हुई है तो वो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उससे वो रिटर्न तैयार करें, रिटर्न की शुरुआत करें। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अभी फोकस करके जल्द से जल्द इस फंडिंग के साथ साथ हमारे सभी बिजनेसेस की शुरुआत करें। और यही हमारा अभी फोकस या यही हमारा लक्ष्य होने वाला है। आने वाले हर हफ्ते, हर शुक्रवार को हम यही फोकस करेंगे कि कैसे हम अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाएं, कैसे हम अलग अलग लेवल पे अपने रेवेन्यू का, प्रॉफिट का निर्माण करें। और दोस्तों, अभी सभी अलग तरह की व्यवस्था आपको दिखेगी, यानी बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखेगा। आपको ऑफिस अलग दिखेगा, आपको पूरी ऑफिस का स्ट्रक्चर, स्टाफ का स्ट्रक्चर और जो काम करने का तरीका है वो भी बहुत अलग हो जाए। जैसे कोई कॉर्पोरेट काम करते हैं, जैसे कोई बड़ी कंपनी काम करती है, वैसे ही आने वाले दिनों में एमसीएल काम करेगी और मिलकर हम एक बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण करेंगे, एक नए पर्व की शुरुआत अब भी करेंगे। तो दोस्तों, अभी तो सिर्फ एक ही फोकस होगा हमारा कि कैसे हम हमारे हर एक उद्योजक के लेवल पे, हर एक मेंबर, हमारे फैमिली मेंबर के लेवल पे बिजनेस का निर्माण करें। कैसे हमारा हर एक ग्राम पंचायत लेवल के एमवीपी, उद्योजक, उनके लेवल पे बिजनेस का निर्माण करें। क्या कर सकते हैं? कैसे हमारे सभी एमएसएस, तहसील लेवल के एमएसएस, जो अभी जिनके एमकॉल, एमसीएनजी के प्रोजेक्ट है, उनकी काम तो हम शुरुआत ही करेंगे, लेकिन जिनको थोड़ा सा शायद वक्त है ये सब अरेंज करने के लिए, तो कौन सी वो चीज कर सकते हैं वो अपने तहसील लेवल पे कि जिसके वजह से उनके लिए, उनके टीम के लिए एक रेवेन्यू का, एक प्रॉफिट का निर्माण। इनफैक्ट इसी के साथ साथ हमारी जितने भी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी एमपीओज है, उन सभी एमपीओ के लेवल पे कौन सा बिजनेस करें ताकि आज हमारी इस एमपीओ में 10,000 से लेके 15,000 इतने मेंबर्स हैं। तो कौन सा वो बिजनेस करे कि जिसकी वजह से हमारे सभी मेंबर के लिए फायदा हो। इनफैक्ट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब है या प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के साथ ये कानून बनाया गया, ये उद्देश्य बिजनेस ही है कि सब लोग मिलके अपने इस क्षेत्र के लिए मिलकर एक बिजनेस का निर्माण करें। तो कौन से वो बिजनेस कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने अभी काम करना शुरू कर दिया और ऐसे कई सारी पॉसिबिलिटीज है, कई सारे बिजनेसेस है जो हम हमारे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी शुरुआत कर सकते हैं, इमीडिएटली शुरुआत कर सकते हैं। अभी देखिए 3 हमारे पास सेक्टर्स है। सबसे पहले तो बायोफ्यूल सेक्टर है। अभी बायोफ्यूल सेक्टर में इमीडिएट करने वाला काम हो सकता है कुकिंग फ्यूल का काम। हमारे स्टोव, हमारे पीलेट, इसकी वजह से जो भी 43% फैमिलीज है जिनको क्लीन कुकिंग सिस्टम नहीं है, उनके लिए काम कर सकते हैं। लेकिन ये वहां कर सकते हैं जहां फैक्ट्री चालू। लेकिन इमीडिएटली दूसरा जो काम है वो है ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, यानी ऑर्गेनिक खेती करके जो हम लोग प्रोड्यूस तैयार करेंगे उससे हम लोग कई सारे फूड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और इस केमिकल प्रोडक्ट्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। और सिर्फ खेती ही नहीं, मच्छी मारी हो, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। अभी पशुपालन लेवल पे कितनी अच्छी, कितनी पॉसिबिलिटीज है। दूध हो सकता है, दूध का कितना बड़ा रिक्वायरमेंट या कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दूध के साथ हो सकती है। तो ऐसे कई सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी के साथ और एक हमारा सेक्टर है और वो है हमारा एमएसपी,
MCL सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। दोस्तों MSP यानी ऐसे प्रोडक्ट्स आज आज की तारीख में हर दिन यानी बहुत सारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से लेके कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, और ये मैक्सिमम प्रोडक्ट आज की तारीख में बन रहे हैं पेट्रोकेमिकल से, जो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं कि जो हमारी जरूरतों को भी पूरा करें और इस पर्यावरण का भी ख्याल रखें, जो सस्टेनेबल हो, जो ऑर्गेनिक हो। और दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करने में इतने सारी पॉसिबिलिटीज है, इतने सारे ऑप्शन से इतना कुछ किया जा सकता है, और यही हम हमेशा अभी हर शुक्रवार डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट ये सब जो काम करेंगे, ये सभी अलग अलग जो बिजनेस हम करेंगे, उसके लिए एक मूल मंत्र, एक हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमेशा रहेगा। और वो प्रिंसिपल क्या है कि जो भी बिजनेस हम करें, जिस भी लेवल पे करें, उस बिजनेस के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा वो कंपलसरी हमारा किसान ही तैयार करेगा। रॉ मटेरियल चाहे वो खेती से हो, चाहे वो मच्छीमारी से हो, चाहे वो पशुपालन हो, कुछ भी हो, हम बिजनेस हमारे तहसील में, हमारे ग्राम पंचायत लेवल पे वही करेंगे जहां हमारा किसान जो रॉ मटेरियल तैयार कर रहा है, किसान ही वहां से रॉ मटेरियल हम तैयार करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंपलसरी हमारी महिला ही करेंगे, महिला ही बचत गटों से करेगी, भले ही कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, लघु उद्योग के माध्यम से करेंगे, लेकिन उनके ही माध्यम से करेंगे। और मार्केटिंग, लॉजिस्टिक और बाकी की जो कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं है वो वहां के हमारे यूथ करेंगे। तो ये प्रिंसिपल हमेशा रहेगा। हम जो भी बिजनेस करें, हम जो भी प्लान करें, एक्शन प्लान तैयार करें, ये सभी इसी बेसिक प्रिंसिपल पे होगा। और दोस्तों कई सारी पॉसिबिलिटीज है, कई सारी अपॉर्चुनिटीज है। हमारा भारत देश इतना समृद्ध है कि हम कई सारे बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं और बहुत तरक्की अपने प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की कर सकते हैं। और ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी, ऐसा ही एक सेक्टर आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों वो सेक्टर है वस्त्र उद्योग। दोस्तों वस्त्र उद्योग एक बहुत बड़ा प्रभावशाली और बहुत बड़ा पोटेंशियल वाला ऐसा क्षेत्र है, ऐसा उद्योग है जहां बहुत कुछ किया जा सकता है। आज की तारीख में वस्त्र उद्योग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है और होनी ही चाहिए। अन्न वस्त्र निवारण ये जो हम कहते हैं, वस्त्र यानी बहुत ही बेसिक है, अनादि कालों से, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्रूड ऑयल की शुरुआत हुई, लेकिन उसके पहले ऑयल एंड गैस या एनर्जी ऐसा कोई ग्लोबल बिजनेस नहीं था। उसके पहले फूड, वो भी बहुत ही लोकलाइज ऐसी इंडस्ट्री थी। एनर्जी लोकलाइज ऐसी चीज थी। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे उन दिनों से सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई है आज की तारीख तक, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और दोस्तों इस टेक्सटाइल से, वस्त्र से सिर्फ पहनने वाले कपड़े नहीं बनाए जाते, पहनने वाले कपड़े के साथ साथ कई सारी इंडस्ट्रीज है, कई सारी इंडस्ट्रीज है जहां इसके एप्लीकेशंस है। हमारे घर में भी किचन से लेके बेडरूम तक कई सारी चीजें जो वस्त्र से बनती है। और यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस वस्त्र का उपयोग भी होता है। अब ये वस्त्र कैसे बनता है? तो वस्त्र बनता है तंतु से, फाइबर से, और दो टाइप के फाइबर से। एक तो वो जो नेचुरली हमें मिलते हैं, जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, जो वनस्पति से आते हैं, प्राणी से आते हैं, जिसे कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। और दूसरे जो है जो मनुष्य ने तैयार किए, मैन मेड फाइबर्स। और किससे तैयार किए? पेट्रोकेमिकल्स। किससे तैयार किए? क्रूड ऑयल से। तो आज यहां भी क्रूड ऑयल से बने हुए वस्त्र है। और दुख की बात यह है, चिंता की बात यह है कि आज जितने भी वस्त्र दुनिया में बनाए जा रहे हैं, 80%, दोस्तों 72 से लेके 80% तक ये पूरे वस्त्र हैं, ये पेट्रोकेमिकल से यानी इस क्रूड ऑयल से बनाए जा रहे हैं। और सिर्फ 20 से लेके 28% तक ऐसे वस्त्र है कि जो इस नेचुरल फाइबर से बनाए जा रहे हैं। और जबकि इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, बहुत ज्यादा इसको कंज्यूम करते हैं, इसलिए इस दुनिया को खत्म करने वाला या ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाला, क्लाइमेट चेंज करने वाला सबसे पहला अगर कारण फॉसिल फ्यूल है, तो दूसरा कारण है वस्त्र उद्योग। सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने वाली इंडस्ट्री है वस्त्र उद्योग आफ्टर फॉसिल फ्यूल। तो हमारा एक ही मकसद है कि हम जल्द से जल्द इसके ऊपर काम करके इस फॉसिल फ्यूल या इस पेट्रोकेमिकल पर आधारित जो वस्त्र उद्योग है उसको रिप्लेस करें, ऐसे वस्त्र उद्योग के साथ जो नेचुरल फाइबर से बना हो, जो प्रकृति का ख्याल रखेगा और हमारी जरूरतों को भी पूरा करेगा। और दोस्तों भारत में अगर आप देखेंगे तो वस्त्र उद्योग का तो बहुत अच्छा महत्व है,
भारत में सबसे ज्यादा रोजगार निर्मित, एम्प्लॉयमेंट, खेती के बाद करने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो है वस्त्र उद्योग। 3.5 करोड़ लोग डायरेक्टली 3.5 करोड़ लोग डायरेक्टली इसमें काम करते हैं। लगभग 5 करोड़ लोग हैं जो जिनको रोजगार इससे मिलता है। हमारा एक्सपोर्ट भी अगर आप देखोगे तो हमारे एक्सपोर्ट में 11% से ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो इससे होता है। इनफैक्ट हम दुनिया के ऐसे देश है कि जो सबसे ज्यादा कॉटन का निर्माण करते हैं, सबसे ज्यादा जूट का निर्माण करते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ी संस्कृति है जिसके कारण आज ये सेक्टर ऐसे है कि इसमें 100% एफडीआई अलाउड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों हमारा ये जो नेचुरल फाइबर का पोटेंशियल है वो इतना अच्छा है कि दुनिया में कई ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स है, जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका नाम भी हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने हमारी इस कॉटन में इसमें निवेश किया है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, यानी जिनका एक भी दुकान यहाँ नहीं। कुछ ऐसी कंपनियां जिनका जिनका रिटेल आउटलेट जिनका रिटेल आउटलेट यहाँ है, ऐसे बेनेटन, लिवाइज, मार्क स्पेंसर, ये कंपनियां हैं कि जिन्होंने यहाँ निवेश भी किया है और यहाँ बिजनेस या धंधा भी करते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे हैं जो भारत के इस नेचुरल पोटेंशियल की वजह से उन्होंने इसमें 100% निवेश किया है। दोस्तों भारत का एक बहुत बड़ा इतिहास है। अगर हम वस्त्र उद्योग की बात करें, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो भारत हमेशा अव्वल रहा है। अव्वल तो नहीं, मैं तो कहता हूं कि भारत ने हमेशा इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लीड किया। दोस्तों जब से ये सभ्यता की शुरुआत हुई है दुनिया में, जब से ये अलग अलग देश है, सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। वहां भी एक विकसित ये वस्त्र उद्योग था या वस्त्र थे, इसके सबूत मिले हैं। इनफैक्ट उसके बाद जो भी कालखंड था, यानी वो जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का था, वो बहुत ज्यादा डेवलप था। बाकी की सभी जो देश थे या बाकी की सभ्यताएं थे वो इतनी डेवलप नहीं थी। उसके बाद जो कालखंड है, हर कालखंड में भारत ने वस्त्र उद्योग में दुनिया को वस्त्र का उत्पादन करके बेचा है या बिजनेस किया है। या आप इजिप्ट में अगर पिरामिड देखेंगे तो इजिप्ट के पिरामिड में भी भारत के वस्त्र मिले हैं। और भारत हमेशा 25% से लेकर 40% तक वस्त्र उद्योग में उसका कंट्रीब्यूशन होता था। और यही कारण था, देखो रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्रूड ऑयल आया, लेकिन उसके पहले जैसा मैंने कहा कि सबसे प्रमुख जो उद्योग था वस्त्र उद्योग था। और उस प्रमुख वस्त्र उद्योग में अगर भारत 25 से 40% तक उसका कंट्रीब्यूशन था, तो ये एक बहुत प्रमुख कारण था कि भारत दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी था। उसका कारण था वस्त्र उद्योग। आपको शायद अंदाजा नहीं, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी जो स्थापना हुई, इस कंपनी की स्थापना इसलिए हुई कि ब्रिटेन को भारत के साथ वस्त्र उद्योग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करना था। सिर्फ वस्त्र उद्योग का बिजनेस करने के लिए ही अंग्रेजों ने ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। और वो आए और पहले उनकी राजधानी या जगह कौन सी थी? कलकत्ता। उसका कारण यह है कि पूरी दुनिया में कलकत्ता ये फेमस, भारत का जो केंद्र, जो पूरी दुनिया का भी केंद्र था वस्त्र उद्योग का, वो कलकत्ता था। और उस टाइम तक कैसे था अंग्रेज आने के पहले कि हमारे देश में हर जगह में, अलग अलग जगह में, वहां जो अवेलेबल नेचुरल फाइबर्स है उससे वस्त्र बनाए जाते थे। अपनी एक अलग कला कुसर हैंडीक्राफ्ट होता था, ऐसे अलग अलग चीजें थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इन सभी चीजों का कैसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस किया जा सकता है, कैसे इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने सिस्टमैटिकली कॉटन कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया। ये जो बेल्ट कॉटन कल्टीवेशन आज हम देखते हैं, यानी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को जो पूरा बेल्ट है, ये अंग्रेजों ने सिस्टमैटिक काम करके बनाया। इनफैक्ट उस टाइम जब ये आए थे तब बॉम्बे जैसा कोई शहर ही नहीं था। उन्होंने बॉम्बे ये शहर भी बसाया सिर्फ और सिर्फ वस्त्र उद्योग के लिए। छोटे छोटे 7 ऐसे बेट थे आइलैंड से, तो उनको इकट्ठा करके बॉम्बे बनाया गया। वो इसीलिए ताकि वो बॉम्बे में ये सभी वस्त्र तैयार करने वाली जो फैक्ट्रीज है उसको बसाए और वो सब वस्त्र लेके जाए वो अपने ब्रिटेन में, क्योंकि वहां से वो आसान था। यही कारण, वस्त्र उद्योग ही कारण था कि जिससे वजह से बॉम्बे इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र बना। और आज भी बॉम्बे या मुंबई अपनी देश की आर्थिक राजधानी है।
और इसका कारण है वस्त्र उद्योग। तो ये तो थी कहानी, ये तो है हमारा इतिहास। लेकिन दोस्तों शायद आपको अंदाजा नहीं कि हम आज भी दुनिया का सबसे बड़ा इस वस्त्र उद्योग में काम कर सकते हैं। नंबर 1 इंडस्ट्री बना सकते हैं और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारे देश को नंबर 1 इकोनॉमी बनाने में। इतना पोटेंशियल हमारे पास है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कॉटन। दोस्तों पूरी दुनिया में जब सस्टेनेबल फैब्रिक या ऑर्गेनिक फैब्रिक का जब जिक्र होता है, डिस्कस किया जाता है, तो वो सब कुछ डिस्कशन होता है कॉटन के ऊपर आधारित। कॉटन को व्हाइट गोल्ड कहते हैं क्योंकि इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। और अभी ये क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया जब स्विच ऑन करना चाहती है ये नेचुरल या सस्टेनेबल फैब्रिक के ऊपर या वस्त्र के ऊपर, तो वो एक ही चीज होती है, वो है कॉटन, कपास। और इस कॉटन के लिए सबसे ज्यादा क्षेत्र अगर किसी के पास है दुनिया में तो वो भारत है। दोस्तों पूरी दुनिया में जहां जहां कपास का उत्पादन होता है या जितना क्षेत्र है इस कॉटन के कल्टीवेशन के अंदर 36%, 36% यानी 1/3 से भी ज्यादा क्षेत्र भारत का है। यही कारण है कि हम दुनिया का लगभग 24% इतना कपास बनाते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस पे दो इश्यूज है, दो चिंताएं हैं वैसे देखा जाए तो। सबसे पहला कि हमारी पर एकड़ या हेक्टर उत्पादकता जो है, प्रोडक्टिविटी, वो कम है। चीन को देखे तो 3 गुना से भी ज्यादा उसकी पर एकड़ या पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी है। हम 1 हेक्टर में जितना करते हैं चीन 3 गुना से भी ज्यादा करते। अमेरिका, ब्राजील 2 गुना से भी ज्यादा करते। तो एक तो हमें उत्पादकता बेहतर करनी होगी, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हम क्या करते हैं कि ये जो है कपास है ये ऐसे ही एक्सपोर्ट करते हैं। कपास में भले ही हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो लेकिन वस्त्र उद्योग उससे वस्त्र तैयार करके बेचने के इंटरनेशनल ट्रेड में या गारमेंट के ट्रेड में इंटरनेशनल में हमारा हिस्सा सिर्फ 4% है। यानी जो 36% कपास तैयार करता है वो वस्त्र तैयार करने में और उसको बेचने में सिर्फ 4% हमारा हिस्सा है। तो यही बदल सकते हैं। मैं जब कहता हूं कि छोटे छोटे हम लोग उद्योग कर सकते हैं महिलाओं को लेकर, ये जो छोटा नहीं है, जब इतने सारे करेंगे ना एक साथ तो सिर्फ लोकल ही नहीं ग्लोबल भी जो जरूरत है वो पूरा कर सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल आज बना हुआ है और यही करना है। दूसरा है जूट। जूट भी वैसे ही है। दुनिया में जितना जूट बनता है 70% हम बनाते हैं और जूट को भी गोल्डन फाइबर बोला जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आज उसकी इतने सारे एप्लीकेशंस हैं। कई सारी ऐसी चीजें जो प्लास्टिक, रबर से है उसको 100% रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जूट की अभी अच्छी बात यह है कि जितना भी जूट से जितने भी उत्पादन तैयार होते हैं उसको हमारे देश में ही बहुत सारी डिमांड अभी तैयार हुई है। तो जूट में तो जितना हम काम करें उतना पोटेंशियल, लोकल पोटेंशियल है, ग्लोबल पोटेंशियल है। तो ये भी काम करना है, जहां जहां पॉसिबल हो, जहां जहां हमें कर सकते हैं वहां करना है। दूसरा एनिमल ओरिजिन। ये तो हमने देखे, ये वनस्पति से आने वाली फाइबर जो प्राणी से आते हैं जो 2 प्रकार के जो जिसमें हम काम करते हैं। सबसे पहले तो सिल्क। दुनिया में जितना भी सिल्क बनता है 18% भारत बनाता है और हम दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चीन है। चीन दुनिया में 70% सिल्क बनाता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड अगर आप देखोगे चीन का तो पूरे दुनिया में जितना भी सिल्क का बिजनेस है 90% पे चीन के पास। बनाता 70% है लेकिन बिजनेस में 90% है। वैसे ही हमें काम करना है कॉटन में। कॉटन में जब इतना सारा कॉटन हम बनाते हैं और कॉटन तो ज्यादा डिमांड में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। सिल्क की बात करें तो सिल्क में भी हमारा एडवांटेज है। सिल्क के एक्चुअली 4 प्रकार है। इस 4 प्रकार में से सिर्फ 2 प्रकार जो है वो चीन बनाता है। 4 के 4 ही प्रकार 4 ही प्रकार जहां बनते हैं, जहां उत्पादन होता है, ऐसा कोई देश है तो वो भारत है। तो ये हमारा पोटेंशियल है। और यही नहीं, अगर वूल की बात करें तो वूल में भी जो भी हमारे पहाड़ी इलाके हैं, जो हमारा हिमालयन बेल्ट, उत्तराखंड से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, ये पूरा यहाँ बहुत कुछ अच्छा वूल के साथ भी किया जा सकता है। छोटे छोटे बिजनेस यहाँ वूल के साथ हम तैयार कर सकते हैं और लोकल डिमांड भी इतनी है कि उसको पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सब जो अलग अलग फाइबर्स है
जो अलग अलग पोटेंशियल है रॉ मटेरियल के, अभी इसके साथ कई सारे उत्पादन किए जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि 80% ये जो उत्पादन है ना आज, ये पेट्रोकेमिकल से आते हैं। कई सारे उत्पादन चाइना वहां तैयार करता है और यहाँ भेजता है, जो सब पेट्रोकेमिकल से बने हुए हैं, और इसी को हमें रोकना है। अब क्या क्या तैयार कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले पहनने वाले कपड़े। अभी पहनने वाले कपड़े जब हम देखेंगे तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज, बहुत बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे पहले तो 3 अलग अलग लोगों के लिए हम ये बनाते हैं, लेडीज, बच्चे और जेंट्स। अभी इनके भी जो अलग अलग तरह के कपड़े हैं उनकी भी कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है तो फॉर्मल, फॉर्मल तो हम लोग है, अब कई सारे कपड़े बन सकते हैं उसमें से। दूसरे एथनिक, यानी जो हम फेस्टिवल्स में पहनते हैं वो कई सारी तरह के बनते हैं। और आप देखोगे अगर मार्केट का हम जायजा ले, अगर उसकी पढ़ाई करें तो पता चलता है कि ये सब मैक्सिमम ये सब चीजें अभी पेट्रोकेमिकल से बनती है। तीसरे बच्चों के कपड़े, बच्चों के कपड़े कपड़े अगर आप देखोगे तो आपको पूरा मार्केट समझ में आएगा कि कहां से आते हैं बच्चों के कपड़े। तो आपको पता चलेगा कि कई सारे, जैसे बच्चों के मैक्सिमम जो खिलौने हैं जो चीन से आते हैं, मैक्सिमम खिलौने देश में, बच्चों के खिलौने का जो मार्केट है मैक्सिमम डोमिनेशन चीन का है, वैसे ही बच्चों के कपड़ों में। तो बच्चों के कपड़ों में भी कई सारी पॉसिबिलिटी जो हम लोकल लेवल पे तैयार कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इनरवेयर के भी कितने छोटे छोटे ऑप्शन है, कितने कितने सारे प्रोडक्ट्स है जो हम तैयार कर सकते हैं। ठंडी के कपड़े वो तैयार कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के कपड़े तैयार कर सकते हैं। ऐसे कई सारी पॉसिबिलिटीज है जो हम सिर्फ पहनने वाले कपड़े इसमें तैयार कर सकते हैं। दूसरे, घर के वस्त्र। घर में हमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग कपड़े की जरूरत लगती है। हमें कर्टन्स लगते हैं, हमें कुशंस लगते हैं, बेडरूम में बेडशीट लगती है, पहनने के कंबल लगते हैं, किचन के अलग अलग वस्त्र लगते हैं, टेबल क्लॉथ लगते हैं। अगर घर में जब जाते हैं तब हमें वो डोर मैट लगता है। तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, और मैक्सिमम अगर हम पढ़ाई करेंगे और देखेंगे तो ये सब कुछ बन रहा है आज की तारीख में पेट्रोकेमिकल से, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। बैग्स, लगेज, हैंड बैग्स, ट्रैवल बैग्स, लगेज बैग्स, इतने नहीं, स्कूल के बैग्स में भी कितना बड़ा पोटेंशियल हो सकता है। और हम एज ए एमसीएल, एज ए कॉर्पोरेट जाके स्कूल से बात करें तो हम लोग उनके लिए जैसे उनको चाहिए वैसे बैग बना के दे सकते हैं। वैसे कई सारे चीजें हम इससे बना सकते हैं। दूसरी, पैकेजिंग इंडस्ट्री। दोस्तों अभी इस ऑनलाइन की दुनिया में, अभी आपको पता है कि मैक्सिमम चीजें आजकल लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट में आपको डिलीवरी होती है। और कोरोना के बाद तो ये ऑनलाइन इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट बन चुकी है। और अभी इसके वजह से सब कुछ बढ़ चुकी है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बढ़ चुकी है, पैकेजिंग इंडस्ट्री। और पैकेजिंग में क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, करते हैं वो प्लास्टिक, रबर, वो थर्माकोल, ये सब चीजें। और कई सारे ऐसे एप्लीकेशन है कि जहां हम इसको बदल के हम ऑर्गेनिक, या हम अपने ये वस्त्र का उपयोग कर सकते हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री में कर सकते हैं। और इसके लिए हम एक अच्छा कॉर्पोरेट टाइप भी कर सकते हैं। यानी एज ए एमसीएल जब हम ये काम करेंगे तो ये एमसीएल किसी बड़े कॉर्पोरेट के साथ भी टाइप कर सकती है, और उनको ये सब पैकेजिंग को, उनको जो चीजें चाहिए वो दे सकती है। अगर सिर्फ इनिशियली हम अपने देश के ऊपर जो जरूरत है, डोमेस्टिक हमारा मार्केट है, उसके ऊपर भी ध्यान दे तो बहुत कुछ इसमें किया जा सकता है। मेडिकल इंडस्ट्रीज, सिर्फ ये मास्क की बात नहीं है दोस्तों, इतनी सारी जगह पे हमें वस्त्र लगते हैं मेडिसिन में, मेडिकल में, यानी वार्ड से लेके ऑपरेशन थिएटर तक, और कई सारी चीज, इतने सारे वस्त्र लगते हैं, कपास लगता है। और इसमें भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि जहां हम प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर में भी आप देखेंगे तो कई सारे विकल्प हैं, कई सारे चीजें हैं कि जहां अभी वो वस्त्र का उपयोग करते हैं, और उस वस्त्र के लिए फिर वही पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक वगैरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन, ऐसी जगह कि जहां हम जूट का इस्तेमाल करें, कॉटन का इस्तेमाल करें और इस वस्त्रों को प्रोडक्ट करके बेचे, ये भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन में भी कई सारे जगह पे जहां आज पेट्रोकेमिकल का उपयोग होता है, वहां हम अपने इस नेचुरल फाइबर के तरीके से हम इसको दे सकते हैं। और ये डोमेस्टिक भी मार्केट है और ग्लोबल तो मार्केट बहुत बढ़िया है। एक स्पोर्ट्स, दोस्तों स्पोर्ट्स में पहनने वाले कपड़े तो है ही, लेकिन अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्पोर्ट्स में इस वस्त्रों की जरूरत पड़ती है।
और हर एक जगह पे जब पूरी दुनिया जाना चाहती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, वहां बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज तैयार हुई है। यहाँ भी कई सारे प्रोडक्ट्स हम तैयार कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो इस पूरे वस्त्र उद्योग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें बहुत बड़ा पोटेंशियल भारत के पास। देखो, आप जब भी कोई वस्त्र बनाना चाहोगे या कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहोगे, तो वो डिपेंड करता है रॉ मटेरियल के ऊपर। जो रॉ मटेरियल है तभी हम बना सकते हैं, और ये रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत भर भर के है। ये नेचुरल फाइबर्स हमारे पास भर भर के जो दुनिया में नहीं है किसी के पास, और आज पूरी दुनिया को जरूरत है, क्योंकि वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने वाले इंडस्ट्री बन चुकी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने लेवल पे इसके ऊपर क्या बिजनेस कर सकते हैं, उसका एक प्लान बना सकते हैं। और हम जो भी बिजनेस करेंगे, जो भी प्लांट लगाएंगे, जो भी यूनिट लगाएंगे, वो मॉडर्न होगा। भले ही हम छोटे लेवल पे करें, छोटे स्केल पे करें, लेकिन वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हो। वो मॉडर्न जो तंत्रज्ञान है, प्लांट एंड मशीनरी है, उसके साथ होगा। जहां जरूरत होगी वहां हम ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि हम जो प्रोडक्ट्स ऐसे बनाएं कि वो प्रोडक्ट्स एक बार इस्तेमाल करने के बाद कस्टमर हमेशा परमानेंटली हमारा ग्राहक बने। तो ये भी ख्याल हम मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे लेंगे, और यही हमें करना है, यही बिजनेस प्लान हमें करना है। आप जिस ग्राम पंचायत में रहते हैं, तहसील में रहते हैं, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जो की जा सकती है। आज किसान अगर पशुपालन कर रहा है, वहां कॉटन की खेती हो रही है, तो कौन सी वो चीजें जल्दी की जा सकती है, और इमीडिएटली आप आजू बाजू का जो मार्केट है, अपने अपने तहसील का, बाजू के तहसील के, शहर का, ऐसी कौन सी चीजें वहां दे सकते हैं, कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर पढ़ाई करेंगे तो कई सारे अपॉर्चुनिटी हमें दिखेंगी। और यही काम हमें करना है। इस वस्त्र उद्योग में ऐसे बिजनेस प्लान तैयार करने हैं जो हम कर सकते हैं, जिसकी इमीडिएटली एक बार बिजनेस प्लान तैयार करने के बाद एक्शन प्लान करेंगे और इमीडिएटली काम शुरू करेंगे। और इसमें ना अभी आप फंडिंग की चिंता मत करें, आपको पता भी चलेगा इस सब चीजों में इस दिनों से कि ये फंडिंग अभी चलती रहेगी, क्योंकि ये जो विषय है इसमें पूरी दुनिया का इंटरेस्ट है, पूरी दुनिया चाहती है ये करे। और ऐसे लेवल में, ऐसे स्केल में बिजनेस करने वाले या सोल्यूशन तैयार करने वाली कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं। और जो बिजनेस और जो फंडिंग पार्टनर हमारे साथ है अभी, वो इसका ख्याल रखेंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देना है, बिजनेस की शुरुआत करनी है और उसके आगे 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 लेके जाना है, जब तक जहां तक हमारा पोटेंशियल है। और हमारा पोटेंशियल क्या है? हमारा पोटेंशियल वही है, फिर से एक बार हम इस वस्त्र उद्योग में दुनिया के नंबर वन कंपनी, नंबर वन देश बन सकते हैं। और वस्त्र उद्योग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होने वाला है हमारे देश को फिर से दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी बनाने का, और फिर से हमारा देश दुनिया का नंबर वन देश बनेगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय एमसीआर।